सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक है, बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी इस पे बन गई थी। इसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो कितनी होती है, और राइट सैलरी होती है तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी लगती है। ठीक है, क्या था ये कंट्रोवर्सी, इसको भी जानेंगे आगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी थी वो यहाँ पे ये थी कि जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, वो गए थे कानपुर के यहाँ पे 4 डे के विजिट पे। तो वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण के दौरान बोला था कि मैं 5 लाख के आसपास यहाँ पे अर्न करता हूँ हर मंथ का, मेरी सैलरी है, और जिसमें से मैं 2.75 लैक्स एज ए टैक्स का पेमेंट कर देता हूँ। और इन्होंने यहाँ पे बात की थी टीचर के साथ, यहाँ पे कंपैरिजन किया था अपनी इनकम का। कहा था कि एक जो गवर्नमेंट टीचर होता है वो मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे अर्न करता है, और ये बात पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो गई थी कि अगर प्रेसिडेंट की सैलरी एग्जेम्प्टेड रहती है, एग्जेम्प्टेड नहीं रहती है तो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बातें हो गई थी। तो चलिए पूरे मुद्दे को देखेंगे क्या यहाँ पे रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट्स पेंशन एक्ट 1951 की है, ठीक है, उसमें जो बात की गई है, किस चीज़ की बात की गई है, उसमें आपके प्रेसिडेंट के सैलरी की बात की गई है, इमोलमेंट्स की बात की गई जो कि पेंशन से रिलेटेड है। आपके प्रेसिडेंट की पेंशन के टर्म्स को यहाँ पे इमोलमेंट्स के नाम से बोला गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में। और जो पोस्ट बेनिफिट होते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उन चीज़ों की यहाँ पे बात करी गई है किसमें, द प्रेसिडेंट्स एक्ट 1951 के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद इस एक्ट की बात करेंगे। इस एक्ट में भी यहाँ पे एग्जेम्पशन की कोई बात नहीं की गई है, एग्जेम्प्टेड इनकम की कोई बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पे सारे जो भी जिस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं या बेनिफिट दी जाती हैं, सैलरी दी जाती है, इमोलमेंट्स दी जाती है, वो सब यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले तो बात होगी कि हमारी जो पेंशन, सैलरी या पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है तो उसकी यहाँ पर बात किस में की जाती है, तो वो बात की गई है हमारे द प्रेसिडेंट्स पेंशन एक्ट 1951 के अंदर। राइट, अब बात करते हैं हमारे सैलरी कितनी होती है हमारे प्रेसिडेंट की। देखिए 2017 से पहले जो सैलरी थी वो थी 1.5 लाख रुपीज़, अभी हो गई है 5 लाख रुपीज़। 2017 में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया और सैलरी को कितना किया गया, 5 लाख किया गया। अब बात आती है सैलरी हमारी प्रेसिडेंट की आती कहाँ से है, कौन से यहाँ पे फंड से आती है। तो उसके लिए एक अलग से फ़ंड क्रिएट किया जाता है जिसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक स्टैटिक फंड होता है जिसको एक बार आपने यहाँ पे बना लिया तो उसमें चेंजेस नहीं किए जाते हैं। एक बार आपने सैलरी डिटरमाइन कर ली तो उसके बाद हर मंथ की वही सैलरी हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे मिलेगी, और उसमें चेंजेस 5 साल तक लगभग नहीं किए जाएंगे। तो ये हमारे किसकी बात थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात थी। ठीक है, और सैलरी जो 2017 में थी वो इंक्रीज की गई थी 1.5 लाख से 5 लाख। ये तो बात हुई हमारे जो प्रेसिडेंट की सैलरी की बात। अब बात करते हैं कि जो हमारे जो टैक्सेबिलिटी की बात है यहाँ पे क्या किसी सेक्शन में की गई है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली 2 सेक्शन की हम बात करेंगे। एक हमारे पास आता है सेक्शन 14 जो कि बात करता है हमारे हेड ऑफ इनकम की बात, जिसमें 5 हेड हमारे पास इनकम के होते हैं। जिसमें फर्स्ट हेड होता है हमारा सैलरी, सेकंड हेड होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड होती है हमारी पीजीबीपी, और फोर्थ हेड हमारी होती है कैपिटल गेन, और लास्ट हेड हमारी होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो ये 5 सोर्सेज हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है जिनको कंसोलिडेट करके यहाँ पे टोटल आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनाई जाती है। ठीक है, जो आपकी टैक्स पेमेंट आप कितना करोगे वो टोटल आप इनके इनकम को ऐड करोगे, उसमें से जितनी डिडक्शंस मिलनी है उसको माइनस करोगे, और लास्ट में आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो निकल के आएगी। तो इस सेक्शन की तो हमने बात करी, इसकी बात क्यों कही अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद है सेक्शन 10। सेक्शन 10 आता है आपका जो एग्जेम्पशन से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी हमारी इनकम टैक्स से रिलेटेड एग्जेम्पशंस मिलती हैं इनकम में, तो वो बेसिकली हमारे किस में आती हैं, सेक्शन 10 के अंदर इंट्रोड्यूस हैं। चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम हो, चाहे आपके फ्रीडम फाइटर की पेंशन हो, चाहे आपके जो गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं उनकी यहाँ पे कुछ अमाउंट हो, तो ये सब चीज़ें जो भी हमारे टैक्स से यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं तो उनकी बात की गई है सेक्शन 10 के अंदर। बट सेक्शन 10 के अंदर प्रेसिडेंट की सैलरी को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है।
उनके एग्जम्पशंस को लेके किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न सेक्शन 10 के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी प्रेसिडेंट की सैलरी एग्जम्प्टेड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, टैक्सेबल है तो नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह वो भी यहाँ पे टैक्स देते हैं। ये बात तो क्लियर होती है हमारे जो सेक्शन है उससे। सेक्शन 14 की बात हमने क्यों की? सेक्शन 14 की बात हमने इसलिए की क्योंकि यहाँ पे सैलरी को लेके कुछ फिक्स नहीं है कि प्रेसिडेंट की सैलरी को कौन से सेक्शन में यहाँ पे चार्ज किया जाए। यहाँ पे जब हम सेक्शन की बात करते हैं तो 2 सेक्शंस में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। कौन कौन सा? एक इनकम फ्रॉम सैलरी और एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये तो हमारा फिक्स हो गया कि दैट प्रेसिडेंट डज पे टैक्स, यानी कि पे करते हैं टैक्स। ठीक हो गई ये बात तो, क्योंकि हमने सेक्शन देखा सेक्शन 10 के अंदर भी यहाँ पे कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं दिया गया है उनकी इनकम की एग्जम्पशंस को लेके, इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस को लेके बेसिकली। और जब 2 हेड की हमने बात करी, बाकी के हेड में तो नहीं, बट 2 हेड में इनकी इनकम को यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि जितने भी हमारे सारे एमपी एमएलएज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में चार्ज होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्ज नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस बात का भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट की सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में चार्ज होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली हेड में यहाँ पे चार्ज होगी। बट इतना क्लियर है कि चार्ज तो होती है, इनकम टैक्स तो चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे कि इनकम टैक्स चार्जेबल होता है, इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड रहता है या चार्जेबल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अवॉइड कर सकते हैं इनकम टैक्स पे करना? तो हाँ, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बट उनके लिए उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा? अपनी इनकम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपनी जो जितनी भी सैलरी वो कमा रहे हैं, जितनी भी सैलरी वो ले रहे हैं, उनको वॉलंटरी सरेंडर करना पड़ेगा। वॉलंटरी सरेंडर मतलब अपने आप खुद ही उनको सैलरी छोड़नी पड़ेगी, लेनी नहीं पड़ेगी। उनको जो कहाँ पे दे देना पड़ेगा? वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 में यहाँ पे प्रोविज़न है कि जो अगर कोई प्रेसिडेंट अगर टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना चाहते तो वो अपनी इनकम को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि वापस उसी फंड को वापस दे सकते हैं सैलरी। अब बेसिक सी बात है, अगर सैलरी लेंगे नहीं तो भैया टैक्स क्यों देंगे उस पर? तो इसलिए ये प्रोविज़न कहता है एक ही चांस है, एक ही यहाँ पे रूल है कि आप अगर टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपनी जो सैलरी है बनती है आपकी, उसको आप पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, तो उस केस में हम आपसे टैक्स का पेमेंट नहीं लेंगे। ये प्रोविज़न है आपकी अवॉइड करने का, टैक्सेबल जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है उसको। और ये रूल सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के लिए नहीं है बल्कि आपके इंडिविजुअल के लिए भी बनता है। इंडिविजुअल के केस में भी यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप टैक्स लायबिलिटी का टैक्स का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप भी अपनी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है उसको आप सरेंडर कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये बात थी हमारे कि क्या आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो अवॉइड कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को, तो उसका आंसर आपके पास है, राइट। ये बात थी हमारी टैक्स लायबिलिटी की। अब बात आती है कि जब हमें पता चल गया कि उनकी वो इनकम टैक्स तो पेमेंट करते हैं, चलो हमें एग्जैक्ट हमें हेड नहीं पता, बट इतना तो पता है कि वो इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं। बट बात यहाँ पे आती है कि वो टैक्स का पेमेंट करते हैं तो कितना अमाउंट का यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करते हैं? क्या जो उन्होंने कहा 2.75 लाख पर मंथ का, क्या इतना टैक्स का पेमेंट यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो करते हैं? तो ये बिल्कुल गलत अमाउंट है। इतना टैक्स का पेमेंट किसी भी तरीके से नहीं निकलता है, राइट। अब बाई चांस हम मान भी लें उनकी सैलरी 5 लाख रुपए सीधे मान लेते हैं हर मंथ की, और नॉर्मल इंडिविजुअल के रेट में मैक्सिमम जो टैक्स की हमारे स्लैब्स की रेट है वो आपका बनता है 30%। सबसे पहले तो उससे पहले तो ये बनता है कि हमारे 3 कैटेगरी बनती है अलग अलग टैक्स में। ठीक है, 3 कैटेगरी कौन कौन सी बनती है? एक हमारी बनती है इंडिविजुअल की कैटेगरी, ठीक। दूसरी कैटेगरी बनती है हमारी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी बनती है हमारी सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हमारे पास बनती हैं। अब इसमें स्लैब्स आपके अकॉर्डिंगली अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको इंडिविजुअल के केस में अगर जो सीनियर सिटीजन का मतलब हो गया कि आपका 60 साल से ऊपर, 60 से ऊपर और 80 से नीचे,
यानी कि मोर देन 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन हो गया कि मोर देन 80 ईयर, ठीक है, मोर देन 80 ईयर हो गया तो वो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया। और जितने बाकी के हमारे बचे वो सारे हमारे इंडिविजुअल वाले टैक्स स्लैब रेट में आ जाते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी टैक्स स्लैब रेट की। अगर हम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से भी निकालें इनकम, तो मैक्सिमम हमारी जो रेट है वो है आपकी 30% की। क्योंकि इंडिविजुअल के केस में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए तक आपकी किसी भी प्रकार की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, वो बिल्कुल नील होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 2.5 लाख है यानी कि 2,50,000 जो नेक्स्ट निकलेगा उस पर आपका 5% यहाँ पे दिया जाएगा टैक्स का। और उसके बाद नेक्स्ट जो 5 लाख रुपीज़ आएंगे आपके इनकम के, उस पर आप दोगे सीधे सीधे 20% का टैक्स। और फिर जो नेक्स्ट इनकम है उस पर सीधा सीधा पड़ेगा 30% का टैक्स। तो ये आपके जो टैक्स का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा सीनियर और सुपर सीनियर में ये चेंज हो जाता है। जैसे सुपर सीनियर सिटीजन्स में 3 लाख तक आपका नील रहता है, नेक्स्ट 2 लाख का आपको सीधे 5% पड़ता है। तो इस तरह से उसमें थोड़ा सा आपको रिबेट मिल जाती है, मतलब आपको रिलीफ मिल जाती है। और लेकिन जब बात करते हैं हम टैक्स की, तो मैक्सिमम रेट की जो आपकी टैक्स की लिमिट है वो है 30%, ठीक है। तो अगर आप 5 लाख का सीधे सीधे क्या निकालते हो, 30% भी निकालोगे तब भी आपका 1,50,000 ही बनता है। अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें कि कितना टैक्स हमारे प्रेसिडेंट पे कर सकते हैं, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ 1,50,000 की। बट इतना भी टैक्स वो पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो आपने क्या किया, 5 हेड आपने ऐड किए। चलिए 1 2 3 4 5 ये टोटल हेड से आपकी इनकम हो गई। ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, सॉरी सैलरी की हो गई, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम हो गई, ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो गई, ये आपकी किसकी इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की। टोटल इनकम जब आप ऐड करते हो तो इसको बोला जाता है GTI। GTI का फुल फॉर्म है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी हो गई 5 लाख। बाई चांस मैं एक मान लेता हूँ, अगर 5 लाख हो गई, उसके बाद भी आप क्या करोगे, लेस करते हो इसमें से क्या, डिडक्शंस। अलग अलग तरह के यहाँ पे डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शंस हमारी क्या क्या हो सकती हैं, डिडक्शंस हमारी 80C से 80U के बीच में यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे LIC LIP इस तरह के जो डिडक्शंस हैं वो 80C में मिलती हैं। बट यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शंस की जानकारी तो है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिडक्शंस भी नहीं दे सकते उनकी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे प्रेसिडेंट ने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा कहाँ पे लगाया है। तो बेसिक सा एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, जो लेके चल रहे हैं कि 30% के रेट से भी अगर प्रेसिडेंट टैक्स देते हैं तो 1,50,000 का मैक्सिमम टैक्स यहाँ पे बनता है। और जो लिमिट, जो अमाउंट उन्होंने बोली वो वहाँ पे 2,45,000 की उन्होंने बोल दी। तो ये जो है कहीं पे जस्टिफाइबल अमाउंट नहीं है, क्योंकि इतना टैक्स तो आपका सीधे सीधा कितना रेट से, लगभग 58% 60 के आसपास जो रेट पड़ेगा उसके हिसाब से पड़ेगा, तब जाके आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये आपकी बात थी कि कितना टैक्स यहाँ पे प्रेसिडेंट पे करते हैं। और बाकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो तभी निकल पाएगी जब आपको डिडक्शंस का भी यहाँ पे पता होगा और अदर हेड ऑफ इनकम का भी आपको पता रहेगा। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, सैलरी की। और सैलरी के एंड में ही उन्होंने वहाँ पे भी बात करी थी कि मुझे इतनी सैलरी मिलती है और सैलरी का इतना पोर्शन मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ एज ए टैक्स। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे देख रहे थे सिर्फ सैलरी के आस्पेक्ट को, ठीक है। बाकी के आस्पेक्ट को हमें पता नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम उसको अभी तक डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी से रिलेटेड, ठीक। इतनी सी बात तो क्लियर हो जाती है कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल है, ठीक है। एग्जम्प्ट तो बिल्कुल नहीं है, टैक्सेबल है। बट टैक्सेबल कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है इसका एग्जैक्ट हम यहाँ पे नहीं बता सकते। बट इतना श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो 2,45,000 पर मंथ वाली आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे गलत है, ठीक है। इतनी टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। सो गाइज, आई होप कि आपको इसमें कुछ नया देखने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।